तुम्हें पता नहीं है, मैं स्टार के साथ साथ कुंग फू चैंपियन भी हो। तुम मेरे साथ चाहकर भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तुम्हें फाइटिंग में हरा सकती हूँ। ये बात सुनते ही आदित्य उसे कुछ पल के लिए देखता रहा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे हंसते देख धानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर दी। वो गुस्से से बोली, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम गलती से मेरे पास आकर दिखाओ। तुम्हें तुम्हारी औकात मैंने याद दिला दी तो मेरा नाम भी धानी रावत नहीं। तभी आदित्य अपने हाथों की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उसके तरफ आते हुए बोला, तुमने अतीत में जो कुछ भी किया है उसका अब बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिर्फ अमीर होना ही जिंदगी नहीं बचा सकता, इंसानियत भी होनी चाहिए, और अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं रहेगी तो मुझ जैसा इंसान तुम्हें सिर्फ तकलीफ हो जाएगा। इसी के साथ आदित्य धानी के ऊपर आ गया और उसने उसके दोनों हाथों को झटके के साथ अपने एक हाथ से दबा दिया और उसके होठों को अपने होठों में लेकर फोर्स्ड वे में चूमने लगा। ये महसूस करते ही धानी की एक आह निकल गई। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था। कार आकर घर के बाहर रुकी। एरिशा कार से बाहर निकली। उसके हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। वो स्माइल के साथ बोली, थैंक यू सो मच अभिमान, आपने मुझे बहुत ज्यादा शॉपिंग करवाई है। इतना तो मैंने लास्ट टाइम ही किया था जब मैं अपने कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में जाने वाली थी, लेकिन उन सब शॉपिंग का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं वहां नहीं गई। लेकिन अब मैं ये ड्रेस हर रोज चेंज करके कॉलेज पहन कर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर अभिमान उसके साथ चलते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम्हें खुश देखकर मैं खुश हूँ। ये कहते हुए वो उसके साथ अंदर की तरफ आया। एरिशा के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची सामने से वो किसी से टकरा गई। वो पीछे देखकर अभिमान से बात करते हुए चल रही थी, जिस वजह से आगे उसने ध्यान नहीं दिया और वो टकराते हुए ही उन पूरे शॉपिंग बैग के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। ये देखते अभिमान तुरंत नीचे झुका और उसे हड़बड़ी के साथ उठाते हुए बोला, तुम ठीक हो एरिशा? एरिशा ने दर्द में कहा, पहले ही रात से मेरे कमर में बहुत दर्द था और फिर से मुझे कमर में चोट लग गई। आखिर मुझे हो क्या रहा है? ये कहते हुए वो गुस्से से सामने देखने लगी, लेकिन सामने उसकी नजरें गर्वित की गुस्से भरी नजरों से मिली। गर्वित को वहां देखकर एक पल के लिए एरिशा बिल्कुल चुप रह गई, लेकिन तभी अभिमान गर्वित को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दी जो ऐसे पहाड़ जैसे रास्ते में खड़े हो? गर्वित ने बिना किसी भाव के साथ एरिशा से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इस वीकेंड में तुम्हें अपने फ्री टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन तुम उसे प्रैक्टिस करने के बजाय इस तरह से बाहर घूम रही हो। शायद तुम्हें अपने पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तुम पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम इंटरनल एग्जाम्स में कुछ नहीं कर पाओगी। गर्वित के ऐसे ताने सुनते ही एरिशा की आंखें ही बड़ी हो गई और उसने गुस्से के साथ कहा, वीकेंड के दिन कौन पढ़ाई करता है? गर्वित ने भी उसी लहजे के साथ कहा, मेरे सभी स्टूडेंट्स करते हैं और तुम भी मेरी स्टूडेंट हो तो तुम्हें भी करना चाहिए। ये सुनकर एरिशा पागल होने लगी। तभी अभिषेक, जो गर्वित को ध्यान से देख रहे थे, उन्होंने एरिशा से कहा, एरिशा तुम्हारे प्रोफेसर जैसा बोल रहे हैं, जाओ वैसा करो। ये सुनकर एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन डैडी आज तो वीकेंड है ना, तो फिर आज कैसे? इसके जवाब में गुस्से के साथ अभिषेक जी ने कहा, तुमने पहले ही बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली, मस्ती कर ली, अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। चुपचाप जाओ कमरे में। अपने पापा की डांट सुनकर एक बार फिर से एरिशा की आंखों में आंसू आ गए और वो बिना कुछ कहे उन सभी शॉपिंग बैग्स को वहीं छोड़कर गुस्से से कमरे में चली गई। ये देखकर गर्वित के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई और वो अभिमान को घूरने लगा। वहीं अभिमान उसके शॉपिंग बैग्स को उठाते हुए गुस्से से बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया और तुम्हें जितना खुश होना है हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द तुम यहाँ से बाहर जाने वाले हो। ये सुनकर गर्वित तिरछा मुस्कुराकर बोला, वो तो वक्त बताएगा कि बाहर कौन जाएगा, क्योंकि तुम जिस तरह मेरे खिलाफ सबको भड़काने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही अभिमान गुस्से से उसे देखने लगा और गर्वित सीधे एरिशा के कमरे की तरफ बढ़ गया। अभिषेक जी खामोशी से अभी भी खड़े थे और गर्वित को ही देख रहे थे। तभी अभिमान अभिषेक जी की तरफ मुड़ते हुए बोला, आखिर कब तक आप गूंगे बने रहेंगे? अंकल अब तो होश में आ जाए, अब तो समझिए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। इसके जवाब में अभिषेक जी ने कुछ नहीं कहा और वो सीधे अपने कमरे में चले गए।
इधर अभिमान दांत पीसते हुए बोला, आखिर इस गर्वित रावत ने कौन सा ऐसा जादू किया है कि कोई मेरी बात पर यकीन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये सब कहते हुए वो भी गुस्से से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ कमरे में एरिशा जोर जोर से रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, सारा दिन मैं कितना ज्यादा खुश थी, लेकिन घर आते ही जैसे प्रोफेसर मेरे सामने आए, सब कुछ खराब हो गया। मैं प्रोफेसर को कभी माफ नहीं करूंगी, वो बहुत बुरे हैं। तभी दरवाजा खुला और गर्वित अपने भारी कदमों के साथ अंदर आते हुए बोला, स्टूडेंट, तुम सच में अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और कल की जो मैंने डीप और वाइल्ड क्लासेस तुम्हें दी थी, क्या तुम उन क्लासेस की प्रैक्टिस नहीं करोगी? उन क्लासेस के बारे में सोचते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई। उसे याद आया कि किस तरह गर्वित ने उसके साथ किया था, जिसे सोचते ही वो तुरंत घबरा कर बोली, नहीं, मुझे उन क्लासेस की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी। प्लीज आप अभी के अभी मुझसे दूर हो जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसे टॉर्चर मत कीजिए। लेकिन इसके जवाब में बिना किसी भाव के साथ गर्वित ने कहा, मैं यहाँ तुम्हें कोई टॉर्चर करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं वाकई तुम्हें फ्री टेस्ट के नोटिस देने आया हूँ। अगर इसे तुम पढ़ लोगे तो इस बार के टेस्ट में तुम अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगी। ये कहते हुए गर्वित ने अपने दूसरे हाथ में पकड़े उन नोट्स को उसकी तरफ बढ़ा दिया। एरिशा जो घबरा रही थी, उसने जब नोट्स को देखा तो वो एक पल के लिए खामोश हो गई। वही गर्वित ने बिना किसी भाव के साथ कहा, ऐसे घूरना बंद करो और इन टेस्ट की तैयारी करो, क्योंकि अगर इस बार तुम गलती से भी कम मार्क्स लेकर आए तो अभी तो सिर्फ हमारे बीच किस हो रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं बायोलॉजी की क्लास में तुम्हें सेकंड चैप्टर भी पढ़ाऊंगा और सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और वाइल्ड होगा। आई थिंक तुम मेरे कहने का मतलब समझ रही हो। इसी के साथ गर्वित तिरछा मुस्कुराया और वहां से बाहर निकल गया। लेकिन ये सारी बातें सुनते ही एरिशा बिल्कुल शॉक हो गई। वहीं दूसरी तरफ गर्वित सीधी अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से पीछे आवाज आई, तो तुम कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि एक मर्चेंडाइज और 7 स्टार कंपनी के मालिक अभियुक्त गर्वित रावत हो, जो लगातार पिछले 5 सालों से टॉप बिजनेस टाइकून के रैंक में पहले पोजीशन पर आ रहा है। उस आवाज को सुनते ही गर्वित के चलते कदम एक पल के लिए ठहर गए और उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। 36 अगर अपनी बेटी को मुझसे दूर किया तो मैं आपकी जान ले लूंगा। अब आगे। दूसरे ही पल अभिषेक जी गर्वित के सामने आकर खड़े हो गए। गर्वित भी उन्हें बिना किसी भाव के साथ देख रहा था। तभी अभिषेक जी की आंखों में अचानक से गुस्सा आ गया। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोले, मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो कमरे में चले गए और वहीं गर्वित अपनी आंखें बंद किया और गहरी सांस लेकर बोला, तो तुमने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। ओके, सो जस्ट वेट फॉर माई टर्न। इसी के साथ वो सीधे उनकी तरफ बढ़ गया। उस वक्त कमरे में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। इस वक्त गर्वित और अभिषेक जी आमने सामने थे। अभिषेक जी ने दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोले, तो तुमने हम सबसे झूठ बोला। हम तुम्हें प्रोफेसर समझते रहे और तुम इतने बड़े इंसान होकर हमसे झूठ बोलते रहे और यहाँ पर हम सबके बीच रहे। आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? किस मकसद से यहाँ पर आए हो और किस मकसद से तुम प्रोफेसर बने हो? ये सुनकर गर्वित बिना किसी भाव के साथ बोला, मिस्टर चौहान, आपको शायद गलतफहमी हो रही है। ये सुनते ही अभिषेक जी ने गुस्से के साथ कहा, बस बहुत हो गया, अब ये ड्रामा करना बंद करो। मुझे अभिमान ने सब कुछ बता दिया है। मैं जान चुका हूँ कि आखिर तुम किस तरह के इंसान हो और क्या चल रहा है, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की अब बिल्कुल भी कोशिश मत करना। उसकी बात सुनकर अब गर्वित ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए कहा, तो इसका मतलब उस इंसान ने आपसे सब कुछ बता दिया है? इसके जवाब में बिना किसी भाव के साथ अभिषेक ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसे हमारी फिक्र थी, खासकर उसे एरिशा की फिक्र थी और तुम एरिशा के प्रोफेसर हो, इसलिए उसने मुझे ये बात बताकर बहुत अच्छा काम किया है और अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और कल मैं एरिशा की कॉलेज भी जाऊंगा और तुम्हारी सच्चाई वहाँ सबसे बता दूंगा। उसके बाद तुम उसके कॉलेज से भी चले जाना और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना। ये सुनकर एक पल के लिए वहां चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। अभिषेक जी वहां से जाने के लिए मुड़े, लेकिन तभी जोर जोर से हंसने की आवाज उनके कानों में गई, जिसे सुनते ही अचानक से अभिषेक जी के भाव बदल गए।
वो दूसरे ही पल पीछे मुड़कर गर्वित को देखने लगे, जो जोर जोर से हंस रहा था, और वो हंसते हुए सोफे की तरफ बढ़ा। अभिषेक जी को कुछ समझ में नहीं आया। वही गर्वित सोफे पर लीन होकर अपने दोनों हाथ को फैलाकर बैठ गया। वो हंसते हुए बोला, काफी अच्छा जोक सुनाया है आपने मिस्टर चौहान। ये सुनकर अभिषेक ने गुस्से के साथ कहा, गर्वित रावत, मैं यहाँ कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि मैं सच कह रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम जब इतने बड़े कंपनी के मालिक होकर यहाँ पर ऐसे पहचान छुपाकर रह सकते हो, तो जरूर तुम्हारा कोई ना कोई बड़ा मकसद है। तुम कुछ ना कुछ तो यहाँ करने जरूर आए हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला। मेरी एरिशा बिल्कुल सही कह रही थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे इतनी आसानी से ऐसे किसी भी इंसान पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ही बेवकूफ था, जो तुम जैसे इंसान पर मैंने यकीन कर लिया। वैसे अच्छा ही है तुम्हारी धोखेबाजी ने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मारा है, एक ऐसा थप्पड़ जो अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकूंगा। ये सुनकर गर्वित ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, सही कहा आपने। मैंने आपके साथ धोखा किया है, और मैं कोई मामूली इंसान भी नहीं हूँ। जैसा कि उस लड़के ने आपसे मेरे बारे में सब कुछ बात ही दिया होगा, तो अब खुद की तारीफ क्या करना। ये सुनकर अभिषेक जी अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोले, देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मकसद है, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या तुम्हें इस पूरे एरिया में हमारा घर मिला था? यहाँ और भी तो घर के कमरे खाली है, तो वहाँ भी तो किराएदार बनकर जा सकते थे ना। तभी गर्वित ने अपनी डाक आवाज में कहा, क्योंकि यहाँ आपकी बेटी है, और जहाँ आपकी बेटी है, उस घर को छोड़कर मैं किसी दूसरे घर में क्यों जाऊं। ये सुनते ही अभिषेक जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए और शॉक होकर उसे देखने लगे। गर्वित एक बार फिर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, हाँ, मुझे पता है आज और अभी मेरी सारी बातें सुनकर आपको झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन अब जब आपको सच पता चल ही गया है, तो मुझे भी आपको सारा सच बता देना चाहिए। ये सब सुनकर अब अभिषेक ने डरते हुए कहा, गर्वित रावत, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? तुम मेरी बेटी के बारे में क्या कहना चाहते हो? आखिर मेरी बेटी इस घर में है, इसे तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, सच सच बताओ, क्योंकि अब मुझे शक हो रहा है, कहीं तुम इसीलिए उसके कॉलेज के प्रोफेसर तो नहीं बन गए? क्या लेना देना है तुमको मेरी बेटी से? ये सुनकर अब गर्वित गहरी स्माइल के साथ अपनी जगह से उठा और अभिषेक जी की तरफ बढ़ा। वो अभिषेक जी के पास आया। वो उनके कंधे को थपथपाते हुए गहरी स्माइल के साथ बोला, मिस्टर चौहान, आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी बेवकूफ बेटी को गर्वित रावत पसंद करता है। जैसे ही गर्वित ने ये शब्द कहे, अभिषेक जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो शॉक्ड होकर बोले, क्या क्या कहा तुमने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो उसके प्रोफेसर थे ना, और तुम इतने दिन हमारे साथ ऐसे रहे जैसे कि तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो। मुझे तुम पर यकीन हो गया था। नहीं, तुम ऐसे पलट नहीं सकते। मेरी बेटी बहुत छोटी है, वो अभी 18 साल की पूरी हुई है, और तुमने अपनी उम्र देखी है। तुम तो उससे सीधे सीधे 10 साल बड़े हो। ये सुनकर गर्वित अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, अगर ये मेरे हाथ में होता कि मैं अपनी उम्र उसके उम्र के हिसाब से कर पा, तो मैं उसे तुरंत कर लेता। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं अपने उम्र को रिवर्स नहीं कर सकता, इसलिए आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। और वैसे भी उम्र में क्या रखा है? आप मेरा बैंक बैलेंस देखिए, मेरी पर्सनैलिटी देखिए, मेरा रुतबा देखिए, मेरी दौलत और शोहरत देखिए। आखिर एक बाप को क्या चाहिए अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए? ये सुनते ही अभिषेक ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे लालच दोगे तो मैं अपनी बेटी को खुशी खुशी तुम्हें दे दूंगा? तुम बहुत गलत सोच रहे हो। मेरी बेटी एक इंसान है, कोई खिलौना नहीं, जो तुम्हें पसंद आ गई तो तुम उसके लिए इस तरह का पागलपन कर रहे हो। मैं अभी के अभी अपनी बेटी को तुमसे दूर रहने के लिए बोलूंगा। हाँ, वो तुम्हारे पास भी नहीं जा सकती, और मैं अब उसके कॉलेज भी जाकर साफ साफ कह दूंगा कि तुम्हें वहां से बाहर निकाल दें। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन गर्वित ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, आपको लगता है कि आप मेरे खिलाफ जा सकते हैं मिस्टर चौहान? गर्वित की ये आवाज सुनते ही अभिषेक जी के चलते कदम एक पल के लिए रुक गए। तभी गर्वित ने वापस से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, जैसा कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पावर क्या है, मेरा रुतबा क्या है,
फिर भी आपको लगता है कि आप ऐसे कॉलेज में मुंह उठा कर जाएंगे और बताएंगे कि मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ जो झूठी पहचान के साथ प्रोफेसर बनाकर कॉलेज में पढ़ने के लिए आया है। तो सब आपकी बातों पर तुरंत यकीन कर लेंगे और मुझे धक्के मारकर उस कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, मैं आपको मौका देता हूँ, जाइए ये भी कर लीजिए, मैं यहीं पर हूँ। ये कहकर वो अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा हो गया और वही उसके ऐसे घमंड और अकड़ को देखकर गुस्से के साथ अभिषेक उसकी तरफ मुड़ते हुए बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा घटिया निकलोगे, तो इसका मतलब तुमने उस पूरे कॉलेज को भी खरीद लिया है, इसलिए कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। ये सुनकर गर्वित ने डार्क स्माइल के साथ कहा, काफी समझदार हैं आप। आपने बिल्कुल सही समझा, मैंने उसको एक कॉलेज को खरीद लिया है और कोई चाहकर भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। शायद आप भूल रहे हैं ये दुनिया पैसों से चलती है। आपके पास जितने पैसे होंगे ये दुनिया उतना आपके आगे पीछे घूमेगी। अब तो मान लीजिए कि आप मेरे आगे हार चुके। ये सुनकर अभिषेक जी की आंखों में अचानक से एक नमी आ गई और वो घबराहट में बोले, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिर तुम क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो? वो सच में बहुत छोटी है, वो बहुत नादान है, उसके अंदर बचपना भरा हुआ है। तुम इतने अमीर हो, तुम्हें तो बहुत सारी तुम्हारी उम्र की लड़कियां मिल जाएगी और वो भी अच्छे अच्छे खानदान की। हम तो एक बहुत ही मामूली से लोग हैं, हमारे पास तो और कोई जमीन जायदाद भी नहीं है। मैं तो एक मामूली सा ही बैंकर हूँ और क्योंकि रिटायर हो चुका हूँ, अपनी बेटी को मैं बहुत मुश्किल से इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसे मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। आखिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? अब गर्वित ने सीरियस होते हुए कहा, मेरे सामने लाचार बनने का नाटक बंद कीजिए, क्योंकि लाचार और गरीब लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जहाँ बात करें तो आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती की सजा अभी खत्म नहीं हुई है और उस सजा के तौर पर अब आपकी बेटी पूरी जिंदगी के लिए मेरी होगी और कोई चाहकर भी उसे मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही अभिषेक जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो शौक होकर बोले, क्या पूरी जिंदगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या करने वाले हो मेरी बेटी के साथ? देखो साफ साफ बताओ, आखिर तुम्हारा क्या मकसद है? इसके जवाब में गहरी मुस्कुराहट के साथ गर्वित ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपकी बेटी को मैं अपने तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, उसका प्रोफेसर बनाकर, और जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब प्रोफेसर की जगह मैं उसका हस्बैंड बनूंगा और फिर वो मेरी बीवी बनकर मेरे खानदान में जाएगी और फिर उसी के बाद से आपकी सारी जिम्मेदारी उसको लेकर खत्म हो जाएगी, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। आई होप आपको मेरी फ्यूचर प्लानिंग समझ आ गई होगी। उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर अभिषेक जी को चक्कर आने लगा। वो तुरंत 2 कदम लड़खड़ा गए, लेकिन तिरछी स्माइल के साथ गर्वित ने कहा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ तब तक कुछ गलत नहीं करूंगा जब तक कि वो मेरे रूल्स फॉलो करती है। लेकिन अगर एक बार उसने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश किया, मेरे रूल्स को तोड़ने की कोशिश की, तब मैं उसके साथ क्या करूंगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी सेफ रहे तो आपको उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा कि वो अपने प्रोफेसर की सारी बातें माने और मैं जो जो बोलूं वो बस करती जाए। ये सारी बातें सुनकर अचानक से अभिषेक जी की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो धीरे से बोले, इसका मतलब तुम मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ोगे? गर्वित ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे उसका पीछा छोड़ना होता तो मैं 7 समंदर पार उसका पीछा करते करते यहाँ नहीं आता और ना ऐसे लोकल एरिया में रहता। यू नो वाटा, मेरा स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, आपके इस घर के बराबर तो मेरा एक वॉशरूम है, लेकिन फिर भी देखिए मैंने आपकी बेटी के लिए अपना स्टैंडर्ड कितना गिरा दिया। मैं उसके लिए इस छोटे से घर में रह रहा हूँ जो मेरे शान के खिलाफ है। इसी से आपको एहसास होना चाहिए कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ और किस हद तक जा सकता हूँ। ये सब सुनकर अभिषेक जी ने नफरत से कहा, तुम मेरी बेटी का फायदा उठाना चाहते हो ना? वो बहुत मासूम है, उसके अंदर भोलापन है और शायद तुम उसकी मासूमियत को छीनना चाहते हो। ये सुनकर गर्वित ने बिना किसी भाव के साथ कहा, आपको जो समझना आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने अपने तरफ से सारी बातें क्लियर कर दी है। आई होप अब आप मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। ये कहते हुए गर्वित ने अपने कॉलर को ठीक किया और गहरी स्माइल के साथ वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी अभिषेक जी अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए बोले, मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा, मैं अपनी बेटी को तुम जैसे राक्षस से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा।
ये सुनते ही गर्वित के कदम एक बार फिर से रुक गए और उसके चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई और वो बोला, तो आप मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। अभिषेक ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अभिमान भी एक बिजनेस टाइकून है। उसने ही तुम्हारे बारे में मुझे पता लगा कर बताया है और अगर मैं उसे हेल्प मांगूंगा तो वो मेरी हेल्प जरूर करेगा और वो एरिशा को अपनी छोटी बहन मानता है। एरिशा के लिए वो कुछ भी करेगा, तुम जैसे राक्षस से भी लड़ेगा। ये सुनकर एक बार फिर से गर्चित हंसने लगा। उसको हंसते देख अभिषेक जी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर दी। गर्वित अब हंसते हुए उनकी तरफ बढ़ा और उनके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, आपको पता है अगर आप उसके बाप नहीं होते तो कब के आप मर चुके होते, क्योंकि किसी की इतनी औकात नहीं कि वो गर्वित रावत के सामने ऐसे मुंह खोलकर बहस कर पाए। आप बहुत लकी है कि आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, लेकिन आपने मुझे धमकी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उस इंसान को तो मैं बर्बाद करूंगा ही करूंगा, साथ में आपकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद करूंगा और मैं जो इंसान हूँ उसे आप अच्छे से जान चुके हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और सबसे पहले तो मैं आपकी बेटी को उस कॉलेज से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। आपने सपने देखे हैं ना, और उसने भी सपने देखे हैं कि वो डॉक्टर बने। चलो ठीक है, पहले मैं उसके सपने को तोड़ूंगा। ये कहकर वो तिरछा मुस्कुराया और वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन ये सारी बातें सुनते ही अभिषेक जी एकदम से डर गया और वो तुरंत चिल्लाए, नहीं रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गर्वित ने जाते हुए कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, या तो फिर आप मेरी बात मान लीजिए या फिर आप अपनी बेटी को अपने सामने मरते हुए और तड़पते हुए देखिए। ये कहते हुए वो अभी बाहर जाने ही वाला था कि तभी अभिषेक जी तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए और हार मानते हुए बोले, मैं हार मानता हूँ तुम्हारे आगे। मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी बेटी की जिंदगी छोड़ दो और उसे अच्छे से पढ़ाई करने दो। जैसे ही अभिषेक जी ने ये कहा, गर्वित के चेहरे पर एक गहरी और जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। 37 यू लुक हॉट और फ्रेश लिल स्टूडेंट। अब आगे, ये कहते हुए वो अभी बाहर जाने ही वाला था कि तभी अभिषेक जी तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए और हार मानते हुए बोले, मैं हार मानता हूँ तुम्हारे आगे। मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी बेटी की जिंदगी छोड़ दो और उसे अच्छे से पढ़ाई करने दो। लेकिन तभी अभिषेक जी अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए बोले, मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को तुम जैसे राक्षस से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। ये सुनते ही गर्वित के कदम एक बार फिर से रुक गए और उसके चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई और वो बोला, तो आप मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। अभिषेक ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अभिमान भी एक बिजनेस टाइकून है। उसने ही तुम्हारे बारे में मुझे पता लगा कर बताया है और अगर मैं उसे हेल्प मांगूंगा तो वो मेरी हेल्प जरूर करेगा और वो एरिशा को अपनी छोटी बहन मानता है। एरिशा के लिए वो कुछ भी करेगा, तुम जैसे राक्षस से भी लड़ेगा। ये सुनकर एक बार फिर से गर्वित हंसने लगा। उसकी हंसते देख अभिषेक जी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर दी। गर्वित अब हंसते हुए उनके तरफा बढ़ा और उनके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, आपको पता है अगर आप उसके बाप नहीं होते तो कब के आप मर चुके होते, क्योंकि किसी की इतनी औकात नहीं कि वो गर्वित रावत के सामने ऐसे मुंह खोलकर बहस कर पाए। आप बहुत लकी है कि आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, लेकिन आपने मुझे धमकी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उस इंसान को तो मैं बर्बाद करूंगा ही करूंगा, साथ में आपकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद करूंगा और मैं जो इंसान हूँ उसे आप अच्छे से जान चुके हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और सबसे पहले तो मैं आपकी बेटी को उस कॉलेज से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। आपने सपने देखे हैं ना, और उसने भी सपने देखे हैं कि वो डॉक्टर बने। चलो ठीक है, पहले मैं उसके सपने को तोड़ूंगा। ये कहकर वो तिरछा मुस्कुराया और वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन ये सारी बातें सुनते ही अभिषेक जी एकदम से डर गया और वो तुरंत चिल्लाए, नहीं रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गर्वित ने जाते हुए कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, या तो फिर आप मेरी बात मान लीजिए या फिर आप अपनी बेटी को अपने सामने मरते हुए और तड़पते हुए देखिए। ये कहते हुए वो अभी बाहर जाने ही वाला था कि तभी अभिषेक जी तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए और हार मानते हुए बोले, मैं हार मानता हूँ तुम्हारे आगे। मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी बेटी की जिंदगी छोड़ दो और उसे अच्छे से पढ़ाई करने दो।
जैसे ही अभिषेक जी ने ये कहा, गर्वित के चेहरे पर एक गहरी और जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। इधर दूसरी तरफा कमरे में एरिशा इस वक्त विंडो के पास खड़ी थी और वो विधि से ही चांद को देख रही थी। आज चांद कुछ धुंधला सा था और एरिशा की आंखें भी धुंधली थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए। उसने अपनी आंखें बंद की और अब कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, मेरी जिंदगी की सबसे बुरी ट्रिप थाईलैंड की ट्रिप थी। ना मैं इस ट्रिप पर जाती, ना मेरी मुलाकात प्रोफेसर से होती और ना प्रोफेसर मेरे साथ ऐसा करते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रोफेसर के हाथों की कठपुतली बन गई हूँ। और मेरे डैडी भी मेरा सपोर्ट नहीं करते। वो भी हमेशा मुझे प्रोफेसर के करीब भेजते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोफेसर सिर्फ मुझे पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसके अलावा भी प्रोफेसर मेरे साथ क्या क्या करते हैं। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि आज तक कोई प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं करता होगा। तभी दरवाजा खुला। अचानक से वो बोलते बोलते रुक गई और दूसरे ही पल वो गुस्से से बोली, प्लीज अभी के अभी यहाँ से चले जाए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तभी आवाज आए, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे बाहर क्यों भेज रही हो और मैं तो तुम्हारे रूम में अभी ही आया हूँ। अभिमान की आवाज सुनते ही एरिशा एक पल के लिए चौंक गई और उसने दूसरे ही पल खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, ओह नी, मुझे लगा कि प्रोफेसर आए होंगे। सच में प्रोफेसर तो मेरे पूरे दिल और दिमाग पर हावी हो गए हैं। हर वक्त मुझे बस उनका ख्याल रहता है। अब वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, तो अभिमान उसके पास आते हुए बोला, व्हाट है पदा, आखिर हुआ क्या है? तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। क्या नीचे जो कुछ भी हुआ, इसकी वजह से? क्या अंकल ने तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया, तुम्हें वो पसंद नहीं आया? ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए एरिशा ने कहा, हाँ, मुझे डैडी का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। डैडी हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हें अपने डैडी से नाराज होने की जरूरत नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो तुम्हें डांट देते हैं। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है। एरिशा ने चिढ़कर कहा, अगर उन्हें मेरी फिक्र होती तो वो कभी मेरे साथ ऐसा करते ही ना। ये सुनकर अभिमान ने प्यार से उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम अभी अपसेट हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक होने वाला है। ये सुनकर एरिशा को कुछ समझ नहीं आया और वो न समझी में बोली, मतलब क्या है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। इसके जवाब में गहरी स्माइल के साथ अभिमान ने कहा, बस तुम इतना समझ लो कि जो इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है वो बहुत जल्द तुमसे दूर होने वाला है। अब तुम सो जाओ। ये कहकर उसने नीचे झुककर उसके माथे पर किस कर लिया और मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चला गया। इधर एरिशा को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। वो ना समझी में बोली, अभिमान के कहने का मतलब क्या था? जो मुझे परेशान करता है वो मुझसे दूर चला जाएगा, लेकिन मुझे तो परेशान सिर्फ प्रोफेसर। अचानक से ये बात कहते कहते वो रुक गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, क्या इसका मतलब अभी अभिमान ने प्रोफेसर के बारे में कहा है? वो ये कहना चाहते हैं कि प्रोफेसर बहुत जल्द मुझसे दूर चले जाएंगे। ये सोचते ही एरिशा की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी के साथ बोली, अगर ऐसा हुआ तो मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होंगी। ये सब कहते हुए वो अब बेड पर लेट गई और खुशी के चलते ही उसे कुछ ही देर में नींद आ गई। इधर दूसरी तरफ एक बहुत ही पोश इलाके के आलीशान मेंशन के अंदर डाइनिंग एरिया में इस वक्त हेड चेयर पर एक बूढ़ा आदमी बेहद गुस्से के साथ बैठा हुआ था, जिसके साथ एक बूढ़ी औरत भी चुपचाप बैठी हुई थी। वहां पर एक लगभग अधेड़ उम्र का आदमी भी बैठा हुआ था और उसके साइड में एक औरत भी चुपचाप बैठी हुई थी। वहां एक सम्राटा था। आदर्श जी दूसरी चेयर पर बैठा हुआ था। उसने उन सब की देखकर हिचकिचाते हुए कहा, दादा दादी, मॉम डैड, आई एम सॉरी। मैंने चाचू से और बुआ दोनों से ही कहा था कि आज के वीकेंड डिनर में वो मेरे साथ चले, पर बुआ को एक इवेंट में जाना था और चाचू ने तो कोई मेरा रिस्पांस ही नहीं दिया, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। मैंने सच में उन्हें यहाँ लाने की बहुत कोशिश की थी। तभी वो बूढ़े आदमी प्रहलाद जी ने गुस्से के साथ कहा, बस बहुत हो गया। पता नहीं तुम सब खुद को समझते क्या हो। एक यही तो वक्त होता है जब हम सभी परिवार के मेंबर एक साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन तुम सबने परिवार के टाइम को तो मजाक बना लिया है। मैं इसके लिए ना धानी को माफ करूंगा और ना ही गर्वित को। तभी उस आदमी ने कहा,
दादाजी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गर्वित यूरोप से वापस आया तो आया कब और वो इतने वक्त से कहाँ पर है। ना तो वो अपने पैलेस में रह रहा है और ना ही कहीं और। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर क्या चल रहा है। ये सुनकर तभी गायत्री जी ने कहा, मैं गर्वित से बात करूंगी। इसके जवाब में प्रहलाद जी ने गायत्री जी को गुस्से से देखते हुए कहा, गायत्री जी आप ही ने उस लड़के को बिगाड़ दिया है। आप उसकी कोई गलती ही निकलने नहीं देती। उसकी उम्र देखी है आपने। ये सुनकर एक पल के लिए गायत्री जी चुप हो गई। तभी सुनंदा ने कहा, वैसे दादाजी सही कह रहे हैं। गर्वित की अब इतनी उम्र तो हो गई है कि वो शादी करके मुझे एक देवरानी दे सकता है। आखिर कब तक मैं घर में अकेली जेठानी बनकर रहूंगी। मुझे भी तो एक देवरानी की और आदर्श को भी चाची की जरूरत है ना आदर्श। ये सुनते ही आदर्श ने दूसरे ही पल कहा, एग्जैक्टली मॉम। मैं भी तो आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप तो अब चाचू की जल्द से जल्द शादी करवा दीजिए और मेरी चाची लेकर आए। तभी प्रहलाद जी ने कहा, मैंने तो कितनी सारी लड़कियां उसके लिए फिक्स कर रखी है। मैंने कितने सारे ब्लाइंड डेट्स उसके लिए फिक्स किए, लेकिन मजाल है कि वो लड़का मेरी कोई बात सुन सके। पता नहीं क्यों वो बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी रहता है। मैं ये नहीं कहता कि वो बिजनेस ना करे, वो बिजनेस करे, लेकिन उसे हमारा भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए ना। आखिर वो इस घर का छोटा बेटा है। उसका फर्ज बनता है कि वो हमारा ख्याल रखे, हमारी बातें माने। लेकिन वो लड़का हमारी एक भी बात नहीं सुनता। अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ये सारी बातें सुनकर आखिर में गहरी सांस लेते हुए सुनंदा जी ने कहा, दादाजी मुझे लगता है कि अगर दादी गर्वित से बात करेंगे तो शायद वो उनकी बातें माने और सुनकर यहाँ आए, और फिर तभी आप उस लड़की को भी बुला लीजिएगा जिसे आपने गर्वित के लिए पसंद किया है। इसी बहाने वो दोनों यहीं पर मिल लेंगे। क्या पता गर्वित उस लड़की को देखकर ये उसके लिए हाँ बोल। ये सुनकर दूसरे ही पल गायत्री जी ने कहा, हाँ मैं सुनंदा की बातों से सहमत हूँ। शायद सुनंदा ठीक कह रही है। आपको उस लड़की को कल यहाँ बुला लेना चाहिए। मैं गर्वित को भी कल यहाँ पर बुला लूंगी। ये सुनते ही आदर्श की आंखों में चमक आ गई और उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, ये बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से चाचू की शादी हो जाएगी और जैसे उनकी शादी होगी वो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद कर देंगे और फिर शायद मैं वापस से एरिशा को सुकून। ये कहते हुए आदर्श के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह का वक्त था और एरिशा इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसके बालों में हाथ फेरा हो और अब वो हाथ धीरे धीरे करके बालों से उसके गर्दन और शोल्डर से लेकर उसके पेट तक जा रहा हो। उसे गुदगुदी महसूस हुई, जिस वजह से वो नींद में ही मुस्कुराते हुए करवट बदलने लगी। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने कमर पर दर्द महसूस हुआ। वो भारी हाथ अपने कमर पर महसूस करते ही अब एरिशा की आंखें खुल गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली। सामने इस वक्त गर्वित था। गर्वित को सुबह सुबह अपने कमरे में अपनी नजरों के सामने देखते ही एरिशा का मूड रोने जैसा बन गया। उसने गुस्से के साथ कहा, इसका मतलब अब मेरा सारा दिन बहुत बुरा जाने वाला है। आप क्यों सुबह सुबह मुझे परेशान करने मेरे कमरे में चले आते हैं? आखिर कौन इजाजत देता है आपको मेरे कमरे में आने की? तारांकन। गर्वित नीचे झुका और उसके माथे पर अपने होंठ रख कर बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल स्टूडेंट। आई होप आज के टेस्ट में तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओ। ये सुनते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, ओह आज तो मेरा टेस्ट है ना, मेरे तो दिमाग से निकल गया था, हटिए मेरे सामने से, मुझे जल्दी से रेडी होना है। ये कहकर उसने गर्वित को दूर किया और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। गर्वित उसे जाते देख मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद एरिशा शावर लेकर बाहर निकली। वो इस वक्त एक बाथरोब में थी। उसके गीले बाल खुले हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में थी। वो वॉशरूम से बाहर आए और मिरर के सामने खड़ी होकर खुद के बालों में सीरम अप्लाई करने लगी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कि कोई दो आंखें उसे बहुत ही गहरी नजरों से उसे देख रही हो। ये महसूस करते ही एक पल के लिए एर्था डर गई। उसने हिचकिचाते हुए सोफे की तरफ नजर घुमाई। सोफे पर बैठे गर्वित को देखते ही वो जोर से चिल्लाई, प्रोफेसरा। गर्वित उसे बहुत ही गहरी नजरों से देख रहा था और वही एरिशा की आंखों में हरा गया। उसने तुरंत खुद की कंडीशन को देखा। वो इस वक्त एक बाथरोब में गर्वित के सामने थी।
जिसे महसूस करके वो तुरंत खुद को अपने हाथों से ढकने की नाकाम कोशिश करके घबरा कर बोली, आप अभी तक गए नहीं मेरे कमरे से। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हैं? प्लीज अभी के अभी चले जाए यहाँ से। ये कहते हुए उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था, लेकिन गर्वित अपनी जगह से उठा और सीधे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या तुमसे कभी किसी ने बताया कि तुम शॉवर लेने के बाद कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती हो? ये सुनते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और वो हकलाते हुए बोली, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? इसके जवाब में गर्वित उसके नजदीक आया और धीरे से उसके ठंडे गालों को अपने गर्म हाथों से छूते हुए बोला, आई नो, आज तक तुमसे ये किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही हो। ये कहते हुए वो नीचे झुका और उसके सुर्ख नर्म होठों को अपने होठों में ले लिया और उसे किस करने लगा। ये महसूस होते ही एरिशा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। उसने कसकर गर्वित के कंधे को पकड़ लिया और गर्वित उसे और भी गहराई से चूमने लगा। वो उसे किस करते करते अपने हाथों को उसके बाथरोब की तरफ बढ़ाने लगा। उसने धीरे से उसके बाथरोब के अंदर अपने हाथों को घुमाया और उसके कमर को पकड़ लिया, जिसके साथ ही एरिशा की एक हल्की सी आह उसके मुंह से निकल गई। 38 ओवर पजेसिव गर्वित। अब आगे। ये कहते हुए वो नीचे झुका और उसके सुर्ख नर्म होठों को अपने होठों में ले लिया और उसे किस करने लगा। ये महसूस होते ही एरिशा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। उसने कसकर गर्वित के कंधे को पकड़ लिया और गर्वित उसे और भी गहराई से चूमने लगा। वो उसे किस करते करते अपने हाथों को उसके बाथरोब की तरफ बढ़ाने लगा। उसने धीरे से उसके बाथरोब के अंदर अपने हाथों को घुमाया और उसके कमर को पकड़ लिया, जिसके साथ ही एरिशा की एक हल्की सी आह उसके मुंह से निकल गई। तभी एरिशा ने गर्वित को जोर से धक्का दिया और वो तुरंत गर्वित से अपनी नजरें फेर कर हड़बड़ी के साथ बोली, प्रोफेसर प्लीज यहाँ से चले जाए। अगर डैडी ने सुबह सुबह आपको मेरे कमरे में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज चले जाए यहाँ से। ये सुनकर गर्वित ने अपने निचले होठों को बाइट किया और तिरछी स्माइल के साथ बोला, तुम्हारे डैडी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। ये सुनते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत शॉक्ड होकर गर्वित की तरफ मुड़कर बोली, क्या कहा आपने? क्या मेरे डैडी ने आपको यहाँ सुबह मेरे कमरे में भेजा? इसके जवाब में तिरछी स्माइल के साथ गर्वित ने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जाकर तुम खुद पूछ सकती हो। उन्होंने कहा कि मैं तुम पर स्पेशली अपना ध्यान रखूं और तुम्हारी केयर करूं। ये सुनते ही एरिशा अब गुस्से से कसमसा गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और दांत पीसते हुए बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे आप जैसे प्रोफेसर की स्पेशल केयर की जरूरत पड़े। मैं डैडी से बात करूंगी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये कहकर वो गुस्से से सबसे पहले क्लोजेट की तरफ चली गई। इधर गर्वित उसे जाते देख तिरछा मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग एरिया में अभिषेक जी बहुत ही चुपचाप बैठे हुए थे। तभी अभिमान उनके पास आया और चेयर पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ अंकल? आप कुछ सोच रहे हैं क्या? इसके जवाब में अभिषेक जी दूसरे ही पल अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए बोले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभिमान उन्हें घूरते हुए बोला, क्या सच में आप ठीक है? क्योंकि आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप कहीं से भी ठीक हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर आपको हुआ क्या है? ये सुनकर अभिषेक जी ने कहा, बस मुझे एरिशा की कभी कभी बहुत टेंशन होती है। ये सुनकर अभिमान ने अब गहरी सांस लेकर कहा, अंकल मुझे पता है, आप मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से आपको मुझ पर यकीन नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बदल गया हूँ। मेरे लिए एरिशा बहुत मायने रखती है और मैं कभी भी उसे तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। ये सुनकर अभिषेक जी उसे ध्यान से देखने लगे और तभी उनकी नजर पीछे से आ रहे गर्वित पर चली गई। गर्वित को देखते ही अभिषेक जी ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं है। मैंने एरिशा के लिए प्रोफेसर गर्वित को कह दिया है कि वो उसका ध्यान रखें। ये सुनते ही अचानक से अभिमान हैरान हो गया और वो हैरानी के साथ बोला, क्या कहा आपने उस गर्वित से? क्या आपने ये कहा है कि वो स्पेशली एरिशा का ध्यान रखे? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आपको पता भी है वो कौन है और मैंने आपको सब कुछ ही सच बता दिया था, फिर भी आप ये जानकर अनजान क्यों बन रहे हैं? इसके जवाब में अभिषेक जी कुछ कहते उससे पहले ही उसकी साइड वाली चेयर पर गर्वित बैठते हुए बिना किसी भाव के साथ बोला, उन्हें पता है कि मैं उनकी बेटी को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता।
ये अच्छे से जानते हैं कि मैं उनकी बेटी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। इसलिए तुम्हें इन्हें मेरे खिलाफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में ये हमेशा मेरे साइड ही रहेंगे। राइट मिस्टर चौहान। अभिषेक जी ने ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ में हिला दिया और वहीं ये सब सुनकर अब गुस्से के साथ कसमसाते हुए अभिमान ने कहा, अंकल ये सब क्या है? आप इसकी सच्चाई जानते हैं ना? आप जानते हैं ना कि ये झूठ बोलकर यहाँ पर आपके साथ रहने के लिए आया है, जबकि इस एरिया में इसका बहुत बड़ा घर है। मैंने आपको इसके बारे में कल ही सारी डिटेल बता दी थी। ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो मैंने आपसे ना बताया होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में अभिषेक जी ने कहा, अभिमान तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हो तो तुम्हें सिर्फ यहाँ मेहमान बनकर रहना चाहिए। ज्यादा हमारे फैमिली में दखलंदाजी मत करो, क्योंकि तुम हमारी फैमिली नहीं हो। ये सुनते ही अभिमान एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। अभिषेक जी अपनी जगह से उठे और गर्वित से बोले, गर्वित क्या मेरी बेटी रेडी होकर आ रही है? ये सुनकर गर्वित शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ बिल्कुल, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। इसके बाद अभिषेक जी ने अपना सर हिलाया और वो किचन की तरफ चले गए। इधर अभिमान जो ये सब कुछ देख रहा था, वो गुस्से के साथ गर्वित की तरफ मुड़कर बोला, गर्वित रावत सच सच बताओ, आखिर क्या किया है तुमने अंकल के साथ? आखिर किस तरह से तुमने उन्हें अपने साइड में किया है? कहीं तुमने उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं किया? अगर तुमने ऐसा किया होगा तो मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा नहीं। गर्वित ने इसके जवाब में जूस पीते हुए बिना किसी भाव के साथ बोला, क्या कहा था कल तुमने कि कल मैं इस घर का सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा और सुबह होते ही मुझे मिस्टर चौहान घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे? राइट। ये सुनकर अभिमान ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? इसके जवाब में गर्वित तब तिरछा मुस्कुराया और उसकी नजरों में नजरें डालते हुए बोला, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब इस घर पर भी और तुम्हारे सो कॉल्ड अंकल पर भी मेरा राज हो चुका है और अब अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो। इसलिए तुमने अगर दोबारा से गलती से भी मेरे खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश की तो तुम्हें मैं बिल्कुल उसी तरह इस घर से बाहर निकलूंगा जैसे तुमने मेरे लिए सोचा था। इसी के साथ गर्वित अपनी जगह से उठा और वहां से उसके कंधे को थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। लेकिन इधर अभिमान ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया। वो शॉक होकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? आखिर इस गर्वित रावत ने ऐसा क्या कर दिया है अभिषेक अंकल के ऊपर कि अभिषेक अंकल इसके गुलाम बन गए हैं? नहीं, मुझे पता करना ही होगा। मैं इस तरह उन्हें और एरिशा को इस गर्वित रावत के हाथों की कठपुतली बनते हुए नहीं देख सकता। मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो वहां से सीधे बाहर की तरफ चला गया। इधर थोड़ी ही देर में एरिशा ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाने के लिए बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी अभिषेक जी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये सुनकर एरिशा रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। अभिषेक जी के हाथों में एक स्मार्टफोन था। उस स्मार्टफोन को देखकर एरिशा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, डैडी ये क्या है? इसके जवाब में स्माइल के साथ अभिषेक जी ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छा स्मार्टफोन दूंगा जैसा तुम चाहती थी, तो मैं बस वही तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये अच्छा लगेगा। ये सुनकर अचानक से एरिशा इमोशनल होते हुए बोली, डैडी मैंने आपसे तब भी मना किया था कि आप मेरे पीछे इतने पैसे खर्च मत कीजिए, मैं उस फोन में भी एडजस्ट कर लेती, आप भी ना। ये कहकर वो उनके सीने से लग गई। अभिषेक जी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंखों के कोने से नमी को साफ करते हुए बोले, एक तुम ही तो हो जिसकी मुझे फिक्र है, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। ये सुनकर एरिशा स्मार्टफोन को लेते हुए स्माइल के साथ बोली, थैंक यू सो मच डैडी, अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और वो दूसरे ही पल अभिषेक जी की तरफ मुड़कर गुस्से से बोली, डैडी मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, मुझे प्रोफेसर गर्वित बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आप उन पर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी केयर करें या फिर और कुछ, इसलिए प्लीज आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर चली गई और वहीं उसकी सारी बातें सुनकर अभिषेक जी एक बार फिर से परेशान हो गए और उन्होंने खुद से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, पर ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता। ये सब कहते हुए उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और अंदर चले गए। इधर थोड़ी ही देर में एरिशा कॉलेज पहुंची।
तो रास्ते में ही लारा ने उसे पकड़ते हुए कहा, वैसे क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो इन नए नए कपड़ों में। क्या तुमने कल शॉपिंग की है, वो भी बिना मुझे बताए। ये सुनकर दूसरे ही पल एरिशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो खुद को फ्लेक्स करते हुए बोली, वो तो मैं स्मार्ट दिखूंगी ना, क्योंकि मैंने कल बहुत सारी शॉपिंग की है। ये सुनकर लारा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, मेरे अलावा या फिर तुम्हारे डैडी के अलावा और कौन तुम्हें शॉपिंग करवाएगा। तुम्हारे डैडी तो तुम्हें पहले ही पॉकेट मनी दे चुके हैं और मैंने तो तुम्हें इस बार शॉपिंग करवाई नहीं है। तो फिर तुम्हें इतने में और ब्रांडेड कपड़े किसने दिलवाए। सच सच बताओ, तुमने फिर से आदर्श के साथ शॉपिंग की है ना। I mean, तुम्हारा और उसका पैचअप हो गया, राइट। ये सुनकर एरिशा की आंखें बड़ी हो गई। उसके दिमाग में फिर से आदर्श का वो चेहरा आने लगा जब वहां पर उस होटल रूम में उसकी मुलाकात उन सब से हुई थी, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक थी। उसे सोचते ही उसने गुस्से के साथ कहा, आदर्श का नाम मत लो, मैं उसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करती, और जहां बात रहेगी कपड़ों की और शॉपिंग की, तो मेरे कजन ब्रदर आए हुए हैं। एक तरह से वो कजन से भी बहुत बढ़कर है। बचपन में मैं और वो साथ ही रहते थे, पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो बचपन में ही अब्रॉड पढ़ाई के लिए चले गए थे। लेकिन अब वो वापस आए हैं। वो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उनके पास बहुत बड़ी मर्सिडीज कार है। मैंने तो उनकी कार में राइड भी ली है। आज अगर तुम फ्री रहोगी तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। ये सुनकर लारा अपनी आंखें बड़ी करके एक्साइटमेंट के साथ बोली, तो इसका मतलब तुम्हारा कजन भाई भी है और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया। क्या बात है, क्यों अपने भाई के बारे में मुझसे इतने वक्त छुपाती रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा वो कजन भाई कहीं का डॉन हो। उसकी बात सुनकर एरिशा ने हंसते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने बताया ना, बचपन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वो छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब वो इतने सालों बाद वापस आए हैं और मैं उनके साथ ही इन वीकेंड में बिजी थी। लेकिन मैं तुम्हें आज जरूर मिलवाऊंगी। ये सुनकर लारा ने स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया, जिसके बाद वो दोनों ही अंदर की तरफ बढ़ गए। एरिशा जैसे ही गेट पर पहुंचे, अचानक से आदर्श उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखते ही एरिशा ने दूसरे ही पल कहा, आदर्श ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। लेकिन तभी आदर्श ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो उसे पूरी क्लास के सामने से लेकर जाने लगा। पूरी क्लास ये देखकर जोर जोर से हुटिंग करने लगी। एरिशा का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से धीरे से बोली, आदर्श ये क्या कर रहे हो तुम? सभी हमें देखकर हुटिंग कर रहे हैं, प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। इसके जवाब में आदर्श ने कहा, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता कि मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मुझसे जरूर बात करोगी। ये कहकर वो उसे क्लास से लेकर बाहर की तरफ निकल गया और वही लारा उन दोनों को जाते देख खुद से बोली, आखिर इन दोनों के बीच कब लड़ाई हो जाती है और कब पैचअप हो जाता है, पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर में आदर्श ने एरिशा को छोड़ दिया और गहरी सांस लेकर बोला, एरिशा उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। ये सुनते एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारे चाचू ने कहा था कि मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक कैरेक्टरलेस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही आदर्श आगे बढ़ा और उसे बाजू से कसकर पकड़ते हुए बोला, एरिशा मेरे चाचू की बातों को तुम सीरियस क्यों ले रही हो? वो उस वक्त शायद काफी गुस्से में रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी बेफिजूल की बातें बोल दी, वरना मेरे चाचू दिल के बहुत अच्छे हैं, वो बुरे इंसान नहीं है। ये सुनते ही एरिशा को हंसी आए और उसने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारे चाचू यानी कि प्रोफेसर सर एक अच्छे इंसान हैं। उनकी अच्छाई मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो किस तरह के इंसान हैं। ये सुनकर आदर्श ने परेशान होकर कहा, एरिशा इन सब में मेरी क्या गलती है? मेरे चाचू ने ऐसा बोला, मैंने तो नहीं कहा ना कि तुम कैरेक्टरलेस हो, या फिर मैंने तो तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया ना। मैं तो तुम्हें आज भी पसंद करता हूँ और जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो तब से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज एरिशा चलो, हम फिर से एक दूसरे के हो जाते हैं। ये सुनकर एरिशा अभी गुस्से से कुछ कहती, उससे पहले ही आदर्श ने उसके चेहरे को पकड़ा और सीधे उसके होठों की तरफ बढ़ गया। ये देखते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और उसने कसकर अपने आंखों को बंद कर लिया। वहीं आदर्श जैसे ही उसे किस करता,
तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे झटके के साथ एरिशा से दूर धक्का दे दिया। वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आज ये गलती कर दी, दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। ये बात जैसे ही आदर्श और एरिशा दोनों के कान में गई, दोनों ही एक पल के लिए शॉक्ड हो गए और एरिशा ने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कौन आया है कमेंट में बताना और सेकंड चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट करना। 39 आज की रात इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आगे वही दूसरी तरफ कॉरिडोर में आदर्श ने एरिशा को छोड़ दिया और गहरी सांस लेकर बोला, एरिशा उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। ये सुनते एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारे चाचू ने कहा था कि मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक कैरेक्टरलेस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए? ये सुनते ही आदर्श आगे बढ़ा और उसे बाजू से कसकर पकड़ते हुए बोला, एरिशा मेरे चाचू की बातों को तुम सीरियस क्यों ले रही हो? वो उस वक्त शायद काफी गुस्से में रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी बेफिजूल की बातें बोल दी, वरना मेरे चाचू दिल के बहुत अच्छे हैं, वो बुरे इंसान नहीं है। ये सुनते ही एरिशा को हंसी आए और उसने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारे चाचू यानी कि प्रोफेसर सर एक अच्छे इंसान हैं। उनकी अच्छाई मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो किस तरह के इंसान हैं। ये सुनकर आदर्श ने परेशान होकर कहा, एरिशा इन सब में मेरी क्या गलती है? मेरे चाचू ने ऐसा बोला, मैंने तो नहीं कहा ना कि तुम कैरेक्टरलेस हो, या फिर मैंने तो तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया ना। मैं तो तुम्हें आज भी पसंद करता हूँ और जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो तब से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज एरिशा चलो, हम फिर से एक दूसरे के हो जाते हैं। ये सुनकर एरिशा अभी गुस्से से कुछ कहती, उससे पहले ही आदर्श ने उसके चेहरे को पकड़ा और सीधे उसके होठों की तरफ बढ़ गया। ये देखते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और उसने कसकर अपने आंखों को बंद कर लिया। वहीं आदर्श जैसे ही उसे किस करता, तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे झटके के साथ एरिशा से दूर धक्का दे दिया। वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आज ये गलती कर दी, दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। ये बात जैसे ही आदर्श और एरिशा दोनों के कान में गई, दोनों ही एक पल के लिए शॉक्ड हो गए और एरिशा ने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक ब्लैक लेदर कोट में इस वक्त गर्वित अपनी लाल नजरों से आदर्श को देख रहा था। एरिशा ने वहां गर्वित को देखा तो उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया और वो बिल्कुल चुप रहे, लेकिन तभी आदर्श जल्दबाजी के साथ बोला, चाचू आप गलत समझ रहे हैं। गर्वित ने इस वक्त उसे अपना हाथ दिखाया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरे खानदान की नहीं होते तो तुम्हें किसी खानदान लायक नहीं छोड़ता। चले जाओ यहाँ से। अगर दोबारा तुमने गलती से भी इससे बात करने की कोशिश की या इसे छूने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही आदर्श बिल्कुल चुप हो गया। इधर एरिशा की आंखों में आंसू आ गए, उसे ह्यूमिलिएशन महसूस हुई और वो बिना कुछ भी कहे वहां से सीधे जाने लगी। लेकिन तभी गर्वित की ठंडी आवाज उसके कानों में गई, और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, यहाँ तुम पढ़ाई करने आती हो ना कि ये सब कुछ करने, और अगर तुम्हें ये सब कुछ करना है तो मुझे साफ साफ बता दो। मैं तुम्हारे डैडी से पर्सनली बात करूंगा कि उनकी बेटी को पढ़ाई नहीं करना बल्कि इस तरह से आवारगी करनी है, और फिजिकल अट्रैक्शन के हार्मोन्स जो इस वक्त तुम्हारे अंदर है उसे भी कंट्रोल करना सीख जाओ, वरना मैं तुम्हें इसके लिए भी एक अलग क्लासेस दे सकता हूँ। वैसे भी बायोलॉजी के सिलेबस में ये भी आता है कि तुम कैसे खुद को कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी बातें एरिशा को अंदर तक चुभ गई और उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ भी नहीं निकला। आदर्श ने जैसे ही एरिशा को ऐसे रोते देखा, वो गुस्से के साथ गर्वित से बोला, बस कीजिए चाचू, आप मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एरिशा से ऐसी बदतमीजी से बात करेंगे। ये सुनकर गर्वित उसकी तरफ घूमते हुए बोला, क्या हुआ, बुरा लग रहा है तुम्हें? क्या इतना प्यार करने लगे हो इस लड़की से? ये सुनकर आदर्श में दांत पीसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत प्यार करता हूँ इसे, और अगर आप इससे ऐसे बात करेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप गर्वित भी गुस्सा करते हुए बोला, ओके तो मैं इससे बोलूंगा। क्या करोगे? तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? एक लड़की के लिए तुम अपने उस चाचू पर हाथ उठाओगे जिसने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक इतना बड़ा किया? ये सुनते ही आदर्श एक बार फिर से स्पीचलेस हो गया और वही एरिशा की नजर चारों तरफ चली गई। कुछ स्टूडेंट्स उस तरफ आने लगे थे, जिसे देखकर एरिशा ने जल्दी से अपने आंसू को साफ किया।
वो तुरंत आदर्श के पास आते हुए धीरे से बोली, आदर्श अभी यहाँ कुछ भी बात करना सही नहीं है। सभी स्टूडेंट इधर आ रहे हैं। अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो बेवजह मेरी इंसल्ट होगी। वैसे भी जब से इस कॉलेज में आई हूँ तब से इंसल्ट के अलावा और कुछ भी नहीं मिला मुझे। प्लीज अगर तुम थोड़ी सी भी मेरी रेस्पेक्ट करते हो तो अब अपने चाचू से मेरे बारे में कोई बात मत करना। ये कहकर वो बिना गर्वित से नजर मिलाए दौड़ते हुए क्लास की तरफ भाग निकली और वही आदर्श उसकी ये सारी बातें सुनकर गुस्से से गर्वित को कुछ पल तक देखता रहा और वो भी वहां से पैर पटकते हुए चला गया। इधर गर्वित ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और गहरी सांस छोड़कर ठंडी आवाज में बोला, ये प्यार का खेल अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। शायद अब मुझे इस पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो गुस्से के साथ वहां से क्लास की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ एरिशा अपने सीट पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। लारा उसे नोटिस कर रही थी, इसलिए उसने न समझी में कहा, व्हाट हैपन? तुम ठीक तो हो? क्या आदर्श ने तुम्हें कुछ कहा? अगर उसने कुछ कहा तो बताओ मुझे, मैं अभी के अभी उसका मुंह तोड़ दूंगी। ये सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए एरिशा ने कहा, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम मेरी फिक्र करना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं इतनी भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिस पर लोग इतना ध्यान दें। लारा ने गुस्से से उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोली, आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा से कभी मत कहना। मेरे मॉम डैड से भी ज्यादा तुम हो मेरे लिए, क्योंकि वो कभी मेरे तकलीफ में मेरे साथ नहीं होते। बस वो मुझे पैसे दे देते हैं और लग्जरियस लाइफ दे दिए हैं। उन्हें लगता है कि पैसे और लग्जरियस लाइफ से उनकी बेटी खुश रहेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं खुश तब रहूंगी जब मुझे उनका प्यार मिलेगा, और मुझे उनका प्यार कभी नहीं मिला। मुझे जितना प्यार दिया है सिर्फ तुमने और अभिषेक अंकल ने दिया है। इसलिए तुम दोबारा ये मत कहना कि तुम मेरे अटेंशन के लायक नहीं हो, बल्कि तुम तो दुनिया का सब प्यार पाने लायक हो। ये सुनकर अचानक से एरिशा की आंखें नम हो गई। उसे इस वक्त काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो आगे बढ़ी और लारा के सीने से लग गई। लारा को कुछ समझ नहीं आया और वो न समझी में उसके बालों को सहलाते हुए बोली, व्हाट हैपेंड एरिशा? तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब तुम उस आदर्श से नहीं मिलोगी, क्योंकि जब भी तुम उससे मिलती हो तब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ये सुनकर ना में सर हिलाते हुए एरिशा ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब ठीक हूँ। तुमने मुझे कुछ ज्यादा इमोशनल कर दिया। तभी वहां पर टीचर आए। टीचर के आते ही फिर वो सभी अपने क्लासेस में बिजी हो गए। देखते ही देखते शाम हो गई और तभी क्लास से बाहर निकलते हुए लारा ने एरिशा से कहा, क्या बात है, आज प्रोफेसर गर्वित हमें पढ़ाने के लिए नहीं आए? वैसे तो आधी से ज्यादा क्लासेज उनकी होती है, लेकिन वो आज आए क्यों नहीं? मैंने सुबह उन्हें कैंपस में देखा था। ये सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए एरिशा ने कहा, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। ये कहकर वो आगे चल गई। लारा को कुछ समझ नहीं आया। वो उसके पीछे आते हुए बोली, व्हाट हैपेंड? कहीं प्रोफेसर गर्वित ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा? क्योंकि वो तो तुम्हारे घर पर ही रहते हैं ना। सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे और उनके बीच? ये सुनकर एरिशा ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और गुस्से से बोली, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैंने कहा ना मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? उसकी बात सुनकर आखिर में लारा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ उनके बारे में बात। चलो आज मुझे तुम अपने कजिन ब्रदर से मिलवाओ। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर एरिशा ने मुंह बनाकर कहा, कहीं तुम मेरे कजन ब्रदर पर लाइन तो नहीं मारने वाली ना, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। ये सुनकर लारा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, आज तो मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वाकई कुछ पिकअप लाइंस तैयार कर रही थी तुम्हारे कजिन ब्रदर को पटाने के लिए? उसकी ये बात सुनकर एरिशा ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, शट अप, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे क्या इरादे हैं। ये सुनकर लारा हंसते हुए बोली, मेरा इंतजार करो, मैं कार लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद एरिशा ने अपना सर हिला दिया और लारा वहां से पार्किंग एरिया तरफ पड़ गई। एरिशा दूसरी तरफ रोड पर आकर खड़ी हो गई और लारा का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी एक स्पोर्ट्स कार उसके सामने आकर रुक गई। उस स्पोर्ट्स कार को देखकर एरिशा को कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में उसे देखने लगी।
लेकिन तभी उस कार के ड्राइविंग सीट का विंडो डाउन है और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखते ही उसके भाव बदल गए। गर्वित की आंखों पर ब्लैक गॉगल्स था और वो ब्लैक सूट में था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो बस एरिशा को ही देख रहा था। एरिशा गर्वित को देखकर तुरंत उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई, लेकिन तभी उसके पीछे वो कार आनी शुरू हुई। ये देखकर एरिशा के कदम रुक गए। वो गुस्से से मुड़कर बोली, प्रोफेसर ये क्या बदतमीजी है। गर्वित ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है, कार में बैठो। ये सुनते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और वो नफरत से बोली, आपको नहीं लगता कि एक कैरेक्टरलेस लड़की को अगर आप अपनी कार में बिठाएंगे तो आपकी कार गंदी हो जाएगी। अचानक से गर्वित की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई, लेकिन उसके होठों पर एक डार्क स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखों से गॉगल्स हटाया और एरिशा को ध्यान से देखते हुए बोला, यू नो वॉट, तुम टॉन्टिंग करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, बट आई लाइक इट। चलो अब चुपचाप आकर बैठ जाओ, क्योंकि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। ये सुनते ही एरिशा ने दांत पीसते हुए कहा, तो किसने कहा आपको इंतजार करने के लिए? आप चले क्यों नहीं जाते हमेशा हमेशा के लिए, वो भी मेरी जिंदगी से। ये सुनते गर्वित हंसने लगा और हंसते हुए बोला, लिटिल स्टूडेंट, तुम्हारी जिंदगी से गर्वित रावत का चैप्टर कभी क्लोज नहीं होने वाला, इसलिए अपने मुंह से बार बार ये कहना बंद कर दो, क्योंकि ये लाइन मुझे अब बोरिंग लगने लगी है। ये सुनते ही गुस्से के साथ एरिशा ने कहा, देखिए, मुझे परेशान मत कीजिए, मैं इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। ये सुनकर गर्वित ने अब गहरी सांस लेकर कहा, एक बात याद रखना, अगर मैं कार से बाहर निकला तो तुम्हारे साथ आज रात वो सब कुछ हो सकता है जिसकी तुमने इमेजिनेशन भी नहीं की। आज मैं तुम्हें बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसे पढ़ने के बाद तुम्हें अपने बॉडी के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी और साथ के साथ मेरी बॉडी के बारे में भी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। गर्वित की ऐसी बात सुनते ही एरिशा के कान बिल्कुल खड़े हो गए और वो हक्की बक्की रह गई। गर्वित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने एरिशा को देखकर कहा, और मैं तुम्हें कोई वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, बल्कि तुम अच्छे से जानती हो कि कल रात हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और वो फर्स्ट चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग था। ये सुनकर एरिशा के दिमाग में सारी बातें आने लगी जब गर्वित ने उसके साथ वो सब कुछ किया था, जिसे सोचते ही उसका चेहरा और लाल गया। वो हड़बड़ी के साथ बोली, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गर्वित ने कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं, तो चुपचाप कार में बैठ जाओ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरे 5 मिनट बकवास करने में वेस्ट कर दिए हैं और अभी इसे तुम्हें इंटरेस्ट के साथ चुकाना भी पड़ेगा। ये सब सुनकर अब एरिशा हड़बड़ा गई और हड़बड़ी के साथ बोली, नहीं, मैं आती हूँ। ये कहते हुए वो सीधे कार में जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसे पता था कि गर्वित उसके साथ बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि बीते कुछ दिनों में गर्वित ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो उसके लिए बहुत भयानक था और वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। वही गर्वित ने जैसे ही उसे अपने कार के अंदर देखा, उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। दूसरे ही पल कार लॉक हुई और रफ्तार के साथ वहां से निकल गई। लेकिन उसके जाते ही लारा अपनी कार लेकर वहां पर पहुंची और वो कार से बाहर आते हुए बोली, ये एरिशा की बच्ची कहाँ गायब हो गई? मैंने कहा था कि मेरा इंतजार करे, कहीं वो अकेले घर तो नहीं चली गई। ये कहते हुए वो आसपास देखने लगी, पर उसे एरिशा कहीं दिखाई नहीं दी। पर तभी उसकी नजर कॉलेज के गेट की तरफ गई, जहां पर एक कार आकर रुकी। उस कार को देखकर लारा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, वाओ व्हाट अ कार! पर ये कार है किसकी? अभी तो सारे स्टूडेंट चले गए। ये कहते हुए वो अब सीधे उस तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उस कार का दरवाजा खुला और कोई बाहर निकला। जैसे ही लारा ने उस इंसान को देखा, उसके कदम जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे वो अपनी जगह एकदम से जम गए। उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई और वो दूसरे ही पल घबराकर धीरे से बोली, ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? चैप्टर 40 रोमांटिक नशीली रात। अब आगे। ये कहते हुए वो सीधे कार में जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसे पता था कि गर्वित उसके साथ बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि बीते कुछ दिनों में गर्वित ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो उसके लिए बहुत भयानक था और वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। वही गर्वित ने जैसे ही उसे अपने कार के अंदर देखा, उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। दूसरे ही पल कार लॉक हुई और रफ्तार के साथ वहां से निकल गई। लेकिन उसके जाते ही लारा अपनी कार लेकर वहां पर पहुंची और वो कार से बाहर आते हुए बोली,
ये एरिशा की बच्ची कहाँ गायब हो गई? मैंने कहा था कि मेरा इंतजार करे, कहीं वो अकेले घर तो नहीं चली गई। ये कहते हुए वो आसपास देखने लगी, पर उसे एरिशा कहीं दिखाई नहीं दी। पर तभी उसकी नज़र कॉलेज के गेट की तरफ गई, जहां पर एक कार आकर रुकी। उस कार को देखकर लारा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, वाओ व्हाट अ कार! पर ये कार है किसकी? अभी तो सारे स्टूडेंट चले गए। ये कहते हुए वो